आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए आज हम समास के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, जो संधि में दो अक्षर परस्पर मिलाए जाते हैं, जो संधि होती है ना, संधि में क्या होता है, दो अक्षरों को क्या किया जाता है, परस्पर मिलाया जाता है। और समास में दो शब्द पास पास लाए जाते हैं। समास में क्या होता है, दो शब्दों को पास पास में लाया जाता है। दोस्तों देखिए, संधि है ना, तो इसकी वीडियो में बना चुका हूँ और आपको प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए, जो समास शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस आस, ठीक है ना। दो शब्द कौन कौन से हो गए, सम प्लस आस। यहाँ देखिए, जो सम का अर्थ होता है वो होता है अच्छी तरह, परस्पर, और जो आस का अर्थ होता है वो होता है बैठाना, ठीक है ना। इसे हम एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए घोड़ा गाड़ी। तो यहाँ जो घोड़ा गाड़ी का अर्थ होगा वो होगा, इसका मतलब कि घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, तो क्या हो जाएगा भाई, घोड़ा गाड़ी उसे क्या कहेंगे, घोड़ा जिस गाड़ी को खींचता है उसे क्या कहते हैं, घोड़ा गाड़ी। तो इसमें आपको देखिएगा जैसे कि इसे खींचता है जिसको, यहाँ जिसको होना चाहिए, ठीक है। इसे खींचता है जिसको, यहाँ देखिए खींचता है जिसको, ठीक है ना। तो जो ये शब्द है ना, खींचता है जिसको, ये हो जाएगा गौण शब्द, ठीक है। और देखिए, जो मुख्य शब्द होगा वो होगा घोड़ा प्लस गाड़ी, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे क्या है, जो मुख्य शब्द है ना, इसी को पास पास में बैठाया जाता है। जैसे देख लीजिए, घोड़ा प्लस गाड़ी, ये क्या हो गया आपका, मुख्य शब्द है। देखिए, इन्हीं मुख्य शब्दों को पास पास बैठाने की विधि को समास कहते हैं। बस इतना सा आप समझ लीजिएगा कि जो मुख्य शब्द हैं इनको पास पास में बैठाने की विधि को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है ना। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं। जैसे माँ और बाप, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, जो मुख्य शब्द कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, माँ, ठीक है ना, और दूसरा मुख्य शब्द कौन सा है, बाप, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम पास पास बैठाएंगे, यानी कि माँ बाप। अगला है जहाँ चार राहें मिलती हैं, ठीक है ना। तो जहाँ चार राहें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, चौराहा, यानी कि मुख्य शब्द यहाँ चार राहें, ठीक है ना। तो ये क्या है, मुख्य शब्द, तो इन्हीं को हम पास बैठाएंगे तो जो इसका अर्थ होगा वो क्या होगा, चौराहा, ठीक है। दोस्तों आगे और देख लेते हैं कि इस प्रकार गौण शब्दों, मुख्य शब्द मैंने आपको बता दिए हैं और मैंने आपको गौण शब्द भी बता दिए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इस प्रकार गौण शब्दों, कारक चिन्हों, संयोजक पदों, ठीक है, आदि का लोप करके समास युक्त या समस्त पद बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो समस्त पद बनाए जाते हैं कारक चिन्ह और संयोजक पदों आदि का लोप करके, यानी कि इनको हटा करके समास युक्त या समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ दोस्तों देखिएगा, जो माँ बाप है ये क्या है आपका, समास युक्त या फिर समस्त पद हम कह सकते हैं। चौराहा हो गया, तो ये भी आपका क्या है, समास युक्त है, ठीक है ना, या फिर समस्त पद कह सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इसमें घोड़ा गाड़ी था, ये घोड़ा गाड़ी, ये भी क्या है आपका, समास युक्त है, ठीक है ना, या समस्त पद कह सकते हैं। तो इसका देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए, जो समास युक्त या समस्त पद है ना, जैसे राम राज, ठीक है ना, इसमें कोई कारक चिन्ह तो है नहीं है, ठीक है ना। जैसे दाल रोटी, यथासंभव, घनश्याम, ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, समास युक्त हैं, ठीक है ना, या फिर समस्त पद हैं, समस्त पद कह सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है समास विग्रह। तो देखिए, समास विग्रह किसे कहते हैं, देखिए समास या समास युक्त शब्दों को अलग अलग करने का नाम क्या है, समास विग्रह। तो देखिएगा दोस्तों, जो समास विग्रह शब्द है, यहीं से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि समास जो समस्त पद है ना उनको अलग अलग करना, यानी कि उनका विग्रह करना, तो वही क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाता है।
जैसे देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल राम राज्य। देखिए जो राम राज्य का अगर विग्रह करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, राम के राज्य जैसे राज्य। ठीक है, अब जैसे दाल रोटी, तो दाल रोटी का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दाल और रोटी। ठीक है ना। अब जैसे घन श्याम, ठीक है ना, घन श्याम का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, घन की तरह श्याम है जो। तो यही यानी कि जो समस्त पद है ना, जैसे यहाँ समस्त पद राम राज्य हो गया, दाल रोटी हो गया, है ना, घन श्याम हो गया, जो समस्त पद है या फिर समास युक्त है, ठीक है ना, इसी को हम एक्सप्लेन करना कह सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करना या इसको खोलना या फिर इसका विग्रह करना। ठीक है ना, तो वही क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ से आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी कि समास किसे कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें गौण शब्द कौन से होते हैं, मुख्य शब्द कौन से होते हैं। ठीक है ना, और समास युक्त या समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। यहाँ से 3-4 चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। देखिए समास के प्रकार, देखिए समास मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठवां है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, है ना, जिसका उत्तर पद यानी जिसका जो प्रथम पद या पूर्व पद जिसे हम कह सकते हैं, तो वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियां कह लो या फिर उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परसर्ग भी बोलते हैं, विभक्तियों को ही कहते हैं परसर्ग। ठीक है, तो विभक्तियों या परसर्गों का लोप हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिएगा जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं ना, तो ये होते हैं कितने, 6, यानी कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जिसमें देखिए पहला है कर्म तत्पुरुष समास। तो साथियों यहाँ देखिए जो कर्म तत्पुरुष समास है ना, तो इसमें देखिए को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो जिसमें को कारक चिन्ह का लोप हो उसे हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, और जो विभक्तियां हैं या परसर्ग है ना, ये भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, उसकी वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इसमें जो कर्म तत्पुरुष समास है ना, तो इसमें केवल को कारक चिन्ह का लोप होगा, उसी को हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास। जैसे स्वर्ग प्राप्त, है ना, तो इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त। तो स्वर्ग को प्राप्त, तो क्या हो जाएगा यहाँ, स्वर्ग प्राप्त। इसमें देखिए को कारक चिन्ह है ना, तो इसका यहाँ क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। जैसे शरणागत, ठीक है ना, शरण लेने को आया हुआ, तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों को पर क्या क्या हो रहा है, यहाँ लोप हो रहा है। जैसे सुखप्रद, सुख को देने वाला, ठीक है ना, परलोक गमन, ठीक है ना, तो यानी परलोक को जाना, यहाँ कहाँ होना चाहिए, परलोक गमन। ठीक है दोस्तों, इसके इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे इसी प्रकार गगनचुंबी, चिड़ीमार, कटफोड़ा, मनोहर, मुंहतोड़, है ना, घर फूंक, चित्तचोर। तो ये सारे सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कर्म तत्पुरुष समास के। अब दोस्तों अगला है जो दूसरा है वो है करण तत्पुरुष समास। ठीक है ना, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, से और के द्वारा, है ना, से के द्वारा, ठीक है ना, इन विभक्तियों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोप हो जाएगा। जैसे ईश्वर दत्त, तो ईश्वर द्वारा दिया हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा के द्वारा या फिर से यहाँ द्वारा आया है, यानी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, तो यहाँ पे ये लोप हो गया है इसका, है ना, विलुप्त हो गया, तो ये हो जाएगा ईश्वर दत्त। अब जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा बनाया हुआ, इसे हम बोलेंगे तुलसी कृत।
रोग से या रोगग्रस्त, तो ये रोग से ग्रस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पे से आया है ना, तो ये होगा आपका करण तत्पुरुष समास। तो रोगग्रस्त, भूख मरा, है ना, तो भूख से मरा। तो यानी कि यहाँ से हम समझ सकते हैं कि से या के द्वारा जो व्यक्ति है उसका यहाँ क्या हो रहा है, लोप हो रहा है समस्त पद में, तो उसी को हम कहेंगे करण तत्पुरुष समास। अगला दोस्तों जो तीसरा है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, के लिए जो विभक्ति है या परसर्ग है, के लिए का क्या हो जाता है यहाँ पे, लोप हो जाता है। जैसे देशभक्ति, ठीक है ना, तो इसका विग्रह होगा वो क्या होगा, देश के लिए भक्ति। ये तो दोस्तों यहाँ इस साइड में जो लिखे हैं ना, देशभक्ति, भूतबली, ये आपके क्या हो जाएंगे, समस्त पद हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये है आपके, जैसे देश के लिए भक्ति, ये है समास विग्रह। तो इसमें जो के लिए का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा समस्त पद में। जैसे देश के लिए भक्ति तो देशभक्ति, भूतों के लिए बलि तो भूत बलि। तो के लिए है ना, उसका लोप हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, भूतों और बलि। मुख्य शब्द कौन से हैं, भूत और बलि। यहाँ मुख्य शब्द कौन से हैं, देश और भक्ति, ठीक है ना। और देखिएगा यहाँ दोस्तों, और देखिएगा जो कन्या विद्यालय, ठीक है ना, तो कन्याओं के लिए विद्यालय, यहाँ जो मुख्य पद होगा कौन कौन से होंगे, मुख्य शब्द होंगे कन्याओं और विद्यालय। तो ये के लिए है ना, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे लोप हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाए, कन्या विद्यालय। जैसे डाक गाड़ी तो डाक के लिए गाड़ी, तो यहाँ पे भी जो मुख्य शब्द हैं वही रहेंगे, बाकी का इनका के लिए का लोप हो जाए। प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला। तो आपको केवल यहाँ इतना ध्यान रखना है, संप्रदान के लिए जो विभक्ति है, परसर्ग है, ये मैं आपको करा चुका हूँ कारक, तो उनमें संप्रदान के लिए, तो के लिए का इसमें क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके और एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, उसको आप लोग और देख लीजिएगा, है ना। सीधे सीधे कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में सीधे सीधे यहीं से पूछ लिया जाता है, और आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होता है तो आप तुरंत उस पर टिक कर देते हो, है ना। तो देखिए इसी प्रकार हथकड़ी, है ना, तो जो हथकड़ी है ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका संप्रदान तत्पुरुष समास का। हथकड़ी हो गया, आराम कुर्सी हो गया, है ना, दान धान हो गया, भंडार घर हो गया, रसोई घर, हवन कुंड, राह खर्च, महंगाई भत्ता, है ना, मार्ग व्यय, बलि पशु, पशुशाला। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास के। अगला दोस्तों जो चौथा है वो है अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान से यानी अलग होने की स्थिति में, यानी किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ जब अलग होती है, कोई भी वस्तु, तो वहाँ कौन सा होता है, अपादान तत्पुरुष होता है, ठीक है ना, यानी तत्पुरुष समास होता है, ठीक है ना। जैसे इसको एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, धर्म विमुख यानी कि धर्म से विमुख, यानी कि अलग हो रहा है, धर्म से विमुख हो गया यानी धर्म से अलग हो गया वो व्यक्ति। तो यानी यहाँ जो से परसर्ग है ना, तो इसका लोप हो जाएगा, धर्म और विमुख मुख्य शब्द हैं, तो धर्म विमुख। जन्मांध तो जन्म से अंधा, यहाँ जहाँ जहाँ से होगा ना परसर्ग उसका लोप हो जाएगा बस, तो जन्म से अंधा। देश निकाला तो देश से निकाला, ऋण मुक्त तो ऋण से मुक्त। इसी प्रकार इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे भयभीत, है ना, धर्म भ्रष्ट, गुणहीन और धनहीन। चलिए अगला पांचवा देख लेते हैं, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें देखिए दोस्तों जो कारक चिन्ह है ना, का, की, के, तो इन जो कारक चिन्हों का क्या है, हो जाएगा यहाँ पे लोप हो जाता है। कारक चिन्ह का, की, के, इनका लोप हो जाएगा। जैसे उद्योगपति तो उद्योग का पति, यहाँ का आया है कारक चिन्ह, तो इसका लोप हो जाएगा। उद्योग और पति ये जो मुख्य शब्द है ना, यही केवल शेष रहेंगे। और दोस्तों इसमें जो अगला है देव मूर्ति, तो देव की मूर्ति, तो यहाँ पे की का लोप हो जाएगा। अब पराधीन तो पर के आधीन, यहाँ के का क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, ठीक है ना। तो संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, का, की, के जो परसर्ग है उनका लोप हो जाएगा, वही आपका संबंध तत्पुरुष समास होगा। इसकी कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे राष्ट्रपति, ग्रंथकार, सेनापति,
ग्रह स्वामी, गंगा जल, जलधारा। ठीक है। और देखिए इसका जो अंतिम है वो है अधिकरण तत्पुरुष। तो जो अधिकरण होता है ना, तो इसमें क्या होता है, मैं या पर का लोप हो जाता है। जो कारक चिन्ह में और क्या है पर, इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोप हो जाएगा। जैसे आप बीती, ठीक है ना, तो आप पर बीती, तो पर आया है ना, तो इसका यहाँ लोप हो रहा है। तो आप बीती। ग्रह प्रवेश, तो ग्रह में प्रवेश, तो मैं का यहाँ लोप हो जाएगा। ग्राम वास, तो ग्राम में वास। ठीक है। शास्त्र निपुण, तो यानी शास्त्र में निपुण। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं। देखिए रण कुशल, सभा पंडित, सर्वोत्तम, वीर श्रेष्ठ, है ना, ग्रहागत, वनवास, काना फूसी, मनमौजी, गंगा स्नान, हृदय, ठीक है ना, हृदय स्थ। तो अगर देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है काना फूसी, ठीक है ना, किस समास का उदाहरण है ना। और कभी कभी दोस्तों इनमें से भी एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे कि जो पहला मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि देखिए दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो जो तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास, तो एग्जाम्पल में कभी कभी वो ऑप्शन में केवल तत्पुरुष समास होगा और अन्य समास दे दिए होंगे, तो आप तत्पुरुष पे लगाओगे, ठीक है ना। और इनमें से दे दिया होगा जैसे कर्म तत्पुरुष समास होगा या करण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना, या संप्रदाय तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग क्या लगाओगे, या फिर अधिकरण तत्पुरुष समास दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, तो यहाँ आप लगाओगे अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत है, ठीक है ना, तो तत्पुरुष समास। तो यहाँ आपको केवल इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगर ये 6 ऑप्शन है ना, 6 इसके अंतर्गत आते हैं, अगर इनमें से ऑप्शन दिया होगा तो आप जिसका उदाहरण होगा वही लगाओगे। अगर इन 6 में से नहीं दिया है, ठीक है ना, तो जैसे तत्पुरुष समास का है तो आप तत्पुरुष समास लगाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा है कर्मधारय समास। देखिए इसमें क्या होता है कि वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद इसमें विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, उसी को क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो विशेषण और विशेष, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और जो विशेषण और विशेष है ना, विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, विशेषण के प्रकार, ठीक है ना, तो इसकी वीडियो भी मैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है ना, मैं बना चुका हूँ, तो इसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए विशेषण कहते हैं, विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द, जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो विशेष होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जैसे नील गगन, तो इसका अर्थ क्या होगा, नीला है जो गगन। तो इसमें दोस्तों देखिए जो विशेषण होगा वो कौन सा होगा, नीला, ठीक है ना, है जो गगन। अब जो देखिए दोस्तों इसमें विशेष होगा, यानी कि विशेषता किसकी बताई जा रही है, यहाँ पे गगन की विशेषता बताई जा रही है कि गगन कैसा है, नीला है, ठीक है ना। तो गगन कैसा है, नीला है, तो यहाँ पे विशेष क्या हो जाएगा, गगन हो जाएगा, विशेषता क्या हो जाएगी, नीला। तो वहीं देखिएगा इसमें भी बताया है कि पहला पद तो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। तो यहाँ पहला पद नीला विशेषण हो गया, दूसरा पद गगन क्या होगा, विशेष। इसी प्रकार से यहाँ दुरात्मा, तो बुरी है जो आत्मा, तो बुरी है ना, ये कौन सा क्या हो जाएगा, विशेषण, और ये हो जाएगा आत्मा विशेष, ठीक है ना। जैसे पर्ण कुटी, पर्ण से बनी कुटी, महादेव, महान है जो देव, पीताम्बर, पीत है जो अंबर। अब दोस्तों देखिए उपमान और उपमेय। देखिए जिससे उपमा दी जाए उसे तो क्या कहते हैं, उपमान, और जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उपमेय। जैसे कनक लता, तो कनक के समान लता, तो यहाँ पे जो उपमेय क्या होगा भाई, लता, क्योंकि लता की उपमा दी जा रही है किससे, कनक से, ठीक है ना। जैसे कर कमल, तो कमल के समान कर,
तो यानी कर, कर की उपमा दी जा रही किससे? कमल से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। घन श्याम, तो घन के समान श्याम, मुख चंद्र यानी चंद्र के समान मुख, तो यहाँ मुख की उपमा किससे की जा रही है? चंद्र से, ठीक है ना, यानी चंद्रमा से। और नर सिंह, तो नर सिंह रूपी नर, ठीक है। चलिए अब देखिए जो तीसरा है वो है द्विग समाज। द्विग समाज देखिएगा इसमें क्या है, वह समाज जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है, उसे द्विग समास कहते हैं। देखिए समाहार या समूह का बोध कराएगा और संख्या, तो इसकी देखिए पहचान बहुत ही आसान है। इसमें जो संख्यावाचक है ना, तो इसमें आपको संख्या देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि पंचवटी, तो पंच में 5, शताब्दी में 100, ठीक है ना। षड्रस यानी कि 6, 2 पर 2 आ रहा है, सप्ताह में 7, है ना। सप्तद्वीप तो इसमें भी 7, पंचतंत्र इसमें भी कितना? 5, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको इसमें संख्या देखने को मिल रही है। तो जिस भी समास में आपको संख्या देखने को मिले तुरंत आप उसे लगा सकते हो द्विग समास होगा। जैसे दोस्तों पंचवटी, तो 5 वटों का समूह, तो इसमें संख्या आ रही है 5। शताब्दी 100 सालों का समूह। षड्रस 6 रसों का समाहार। दोपहर 2 प्रहरों का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का समूह। सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समाहार। पंचतंत्र तो पंचतंत्रों का समाहार। त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार। और त्रिकोण 3 कोणों का समाहार। और अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे देखने मिल रही है, वो क्या देखने को मिल रही है? सभी में संख्या आ रही है, ठीक है ना। अब सभी में संख्या आ रही है तो यहाँ पे तुरंत आप पहचान लोगे ये द्विग समास का उदाहरण होगा, ठीक है। तो द्विग में क्या चीज़ें आएंगी? आपको संख्या आएंगी और समाहार या समूह का बोध कराएगा वो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ लेते हैं। हमारा जो चौथा है वो है द्वंद्व समास, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जिस समास के समस्त पदों में दोनों पद समान हों, यानी समस्त पद में क्या होता है? दोनों पद कैसे हो? समान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इस समास में दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। अब देखिए दोस्तों योजक चिन्ह होता है ना, तो जो चिन्ह होते हैं है ना, तो इसके भी वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ, उसकी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो योजक चिन्ह लुप्त हो जाता है और दोनों पद समान होते हैं। देखिए इसकी पहचान आप आसानी से कर लोगे द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास होगा तो वहाँ पे आपको जो योजक चिन्ह है ना, ये लगा है डैश जैसा, ये ठीक है ना डैश, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें। तो जहाँ देखने के लिए मिल जाए वहाँ आप द्वंद्व समास पहचान लोगे, ठीक है ना। और अच्छे समझ लेते हैं, जैसे अन्न जल, तो अन्न और जल। अपना पराया, तो अपना और पराया। तो यहाँ देखिए जो विग्रह इसका कर रहे हैं हम, तो उसमें जो योजक चिन्ह है ना, तो वो क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है, ठीक है, खत्म हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। छोटा बड़ा, तो छोटा और बड़ा। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। देश विदेश, तो देश और विदेश। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है ना। अब इससे पहले दोस्तों जो हमने पढ़ा था ना, यानी द्विग समास, द्विग समास में संख्या आएगी देखने के लिए आपको मिलेगी, और द्वंद्व समास में आपको योजक चिन्ह मिलेगा देखने के लिए, ये देखिए मिल रहा है सभी में, ठीक है ना। और आप देख लेते दोस्तों बहुब्रीहि समास। देखिए दोस्तों जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, ठीक है, यानी कि दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उस बहुब्रीहि या तो उसे होगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा त्रिलोचन, ठीक है, तो त्रिलोचन का जब विग्रह करेंगे तो होगा 3 आँखों वाला, ठीक है ना। तो देखिए मिलकर दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, यहाँ देखिए तीसरा शब्द
तीन आँखों वाले कौन है भाई? शिव जी है ना। तो क्या कहेंगे, क्या हम कहेंगे इनका जो तीसरा शब्द कौन सा बन रहा है? शिव। जैसे गजानन, तो गज से आनंद वाला है ना। अब देखिएगा तो गज के आनंद वाला कौन है भाई? गणेश जी हैं, ठीक है। चतुर्भुज, तो इसका मतलब वो चार हैं भुजाएं जिसकी। चतुर मीन चार, भुज मीन्स होती हैं भुजा, तो चार भुजा वाले कौन है? विष्णु जी। जैसे 10 कंठ, तो 10 कंठ हैं जिसके, तो 10 कंठ किसके थे? रावण के थे। तो रावण यहाँ पे यानी तीसरा एक नया शब्द भी बन रहा है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, ठीक है ना। बहुब्रीहि समाज भी आप लोग पहचान सकते हो, बहुब्रीहि समास भी आप लोग अच्छे से पहचान सकते हो। कैसे? मुरलीधर, तो मुरली धारण करने वाला, तो मुरली कौन धारण करते थे? श्री कृष्ण जी। अगला है निशाचर, तो निशा में विचरण करने वाला, यानी रात्र में विचरण करने वाला कौन होता है? राक्षस होता है ना। राधा भूत लोग ही तो विचरण करते हैं। अगला है चतुर्मुख, तो चार हैं मुख जिसके, चार मुख किनके हैं? ब्रह्मा जी के, ठीक है ना। तो ब्रह्मा, तो इसको भी आप अच्छे से पहचान लोगे। अब देखिए अंतिम है अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अव्ययी भाव में आप लोग देखिए, वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए। तो इसमें जो पहला पद होगा वो क्या मिलेगा? अव्यय देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है ना। एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, ठीक है ना। तो आजन्म यानी कि जन्म से लेकर। अब देखिए दोस्तों अनजाने, दूसरा अनजाने, अनजाने मीन बिना जाने, ठीक है। घर घर यानी प्रत्येक घर, निसंदेह, तो संदेह रहित। प्रतिदिन, प्रतिदिन का क्या होगा? दिन दिन, यानी प्रत्येक दिन, तो दिन दिन। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी कि आंखों के सामने, है ना। बाटके, तो नहीं बिना खटके के, ठीक है ना। तो यथा मत यानी मति के अनुसार, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें देखिए जो समास है ना, इसको आप आसानी से पहचान भी सकते हो, ठीक है ना। और बाकी की आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, ठीक है ना, तो आपको और अच्छे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे समास में मैंने आपको बताया, यहाँ से आपको 4-5 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चीज़ों का आप जो रटने के बजाय आप केवल समझेंगे और उसका केवल आप कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया जाएगा तो आप उसे भी पहचान लोगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। और जब तक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तब तक आप घूमते रहेंगे, आपका दिमाग भी घूमेगा, ये कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, और बाकी का तो फिर तुक्का लगाओगे, है ना। तुक्का लगाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो, उसके बाद 4 ऑप्शंस को पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि ये ऑप्शन ठीक होगा, है ना। आपको लगता है कभी कभी ये ऑप्शन ठीक होगा, तो वो लगता इसलिए है क्योंकि वो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। तो पढ़ी हुई चीज़ें क्या होता है, कभी हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं, ठीक है ना। तो तुरंत फिर वहाँ हमें पता लगता है ये होगा। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर आप और ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना शुरू करते हो, नहीं ये नहीं फिर ये होगा, है ना। फिर माइंड डाइवर्ट होता है थोड़ा सा कि ये नहीं ये होगा, तो वहाँ फिर आप लोग जो है गलती कर बैठते हो। तो आपके माइंड में सबसे पहले जो ऑप्शन आता है ये सही होगा तो आप उसे ही लगाइएगा, ठीक है ना। तो उसकी सही होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है ना। ये तो होता है तुक्का का नियम, ठीक है ना। और बाकी का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो आप जो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन होगा ना सही करके ही आप लोग आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब आगे का देखिए तत्पुरुष समास है। इसमें देखिए दोस्तों परसर्ग आपको देखने के मिल जाएंगे, जो परसर्ग होते हैं उनका लोप हो जाएगा तत्पुरुष समास में,
उसे कहेंगे। देखिए इसके ही मैंने आपको 6 भेद बताए हैं, 6 भेद आपको मैंने एक एक करके बता दिए हैं, ठीक है ना। और दूसरा हमने पढ़ा था कर्म धारय समास। तो कर्म धारय में आपको विशेषण और दूसरा पद होगा विशेष, पहला पद उपमान या दूसरा उपमेय होगा, है ना। तो यहाँ से आप कर्म धारय पहचान लोगे, ठीक है ना दोस्तों। द्विगु समाज में संख्या आएंगी, तो संख्या से आप पहचान लोगे। अब देखिए द्वंद्व समास में आपको योजक चिन्ह मिलेगा, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ पहचानने की, तो योजक चिन्ह से आप पहचान लोगे। बहुब्रीहि में आपको क्या मिलेगा, एक अन्य तीसरा शब्द बन जाएगा, जैसे तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएगा। देखिए त्रिलोचन यानी 3 आँखों वाली, 3 आँखों वाले कौन है, शिव जी, शिव जी को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नया तीसरा विशेषण बन रहा है, ठीक है ना। तीसरे शब्द का क्या बनना है, यहाँ विशेषण बनना है, ठीक है। तो आप बहुब्रीहि समास इस प्रकार से पहचान लोगे, ठीक है ना। जैसे चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, जिनकी 4 भुजाएं किनकी हैं, विष्णु जी की। अव्यय भाई भी आप सब पहचान लोगे, है ना। जिसमें क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, उसी के संयोग से समस्त पद भी क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं। समस्त पद ये हैं, आपको समस्त पद तो मैं बता ही चुका हूँ, आजन्म, है ना, अनजाने, ये सारे के सारे समस्त पद हैं, ये इधर विग्रह हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लोगों से शेयर करिएगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।